डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था, तब भी 2018 में, 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए, यहां तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी, जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था। लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था, वहां पर बहुत अधिक आईईडीज और दुनिया भर की और तरह की चीजों को वो वहां पर लगा के रखते थे, जिससे वहां पर पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए, जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहां से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बुरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहां पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहां पहुंचाया गया है बड़ी मात्रा में। पूरी तरह से बुरा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहां पहुंची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए, जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल, उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था, जहां से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में किया, जिसका डिटेल मैं भी आपको दूंगा। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो उनके उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत गृह मंत्रालय ने देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को अंतिम चरण में पहुंचाने का प्रण लिया है और हम लोग उसको साकार करने में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई गई है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य के सुरक्षा बलों से संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से संबंधित वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम लोगों को अप्रत्याशित सफलता भी मिली है, जिसका वर्णन मैंने आपको थोड़ा सा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान से हिंसा की घटनाओं और उसके भौगोलिक प्रसार दोनों में लगातार गिरावट आई है। मैं अगर कुछ आपको फिगर दूं तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में करीब 77% की कमी आई है। वर्ष 2009 में ये जो फिगर 2258 हुआ करती थी, उच्चतम स्तर थी, आज वो 509 रह गई है। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी करीब 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से कम होकर के 2021 में यह संख्या केवल 147 रह गई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफी कमी आई है और वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो हुआ करते थे, जिनकी संख्या 2010 में 96 हुआ करती थी, वो आज 2022 में केवल 39 रह गई है। 2018 से अभी तक के आंकड़े कुछ आपको इसमें फिगर में पीछे दिखाई पड़ रहे होंगे। 2018 में 60 के मुकाबले 2022 में 39
वामपंथी उग्रवाद संबंधी जिले हैं। इनकी घटनाओं में करीब 39% की कमी आई है। इनके सुरक्षा बलों के जो शहादतें हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें करीब 26% की कमी है। सिविलियंस की जो माओवादी किलिंग्स किया करते हैं, उसमें करीब 44% की कमी आई है। और जो हिंसा की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न जिलों की बात जो मैंने नंबर में बताई, उसमें परसेंटेज में वो करीब 24% है। इसी के तहत मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हम लोग टोटल वायलेंस जो जिले में हो रही है, उसमें से अगर 90% से अधिक वायलेंस किसी एक जिले में होती है तो उसको हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जो 2015 में 35 थी, 2018 में 30 थी और आज वो घट के केवल 25 रह गई है। इसके बाद में आपको कुछ डिटेल्स जो जिसके ऑपरेशन के तहत यहां पर हम इकट्ठा हुए हैं और आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि बुरा पहाड़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और ये पूरा बूढ़ा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। कुछ मैं फिगर आपको देना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में, करीब 1 से 1.5 साल में, करीब 20 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस झारखंड में बनाए गए हैं और कई सारे नए बेस बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 11 बेस कुछ पिछले 4-5-6 महीनों में ही बनाए गए हैं। और उसके तहत जो ऑपरेशन हमने आपको बताया ऑक्टोपस, उसमें जो ऑक्टोपस के दौरान जो सुरक्षा बल ऊपर चढ़ाई चालू किए, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ली, और जिसके तहत कि जो ह्यूमन इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट, ये 2 तरह की इंटेलिजेंस कलेक्शन ज़्यादातर आजकल होता है, जिसको टेक्निकल इंट बोलते हैं। उसमें वो फोन मॉनिटरिंग, सेल फोन मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह से जो इंटेलिजेंस मिलता है, और दूसरा होता है जो एक सोर्स को डेवलप करके जो काम किया जाता है। तो इसमें हमने एक सोर्स डेवलप किया और सोर्स ही हम लोगों का एक बहुत ही अच्छे तौर पर उसने हम लोगों को इसमें गाइडेंस दिया, जिसके तहत हम वहां तक पहुंच पाए। इसकी शुरुआत जो हम लोगों ने की थी, लास्ट का ऑपरेशन जो ऑक्टोपस हुआ वो 4 सितंबर से हुआ था। इसमें करीब 139 आईईडी बरामद हुई, 358 राउंड एसएलआर के बरामद हुए। जो ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स, वो करीब 39 राउंड। एरो बम्स जो जिसको कि वो फायर करके अपनी दूरी तय करने की यूबीजीएल की तरह ऑपरेट कराते हैं, वो करीब 25 हुए। 6 डेटोनेटर्स और कॉर्डेक्स वायर करीब 500 मीटर। अभियान दल जो हमारा था वो बूढ़ा पहाड़ में, बूढ़ा गांव जो जिसके नाम पर इस पहाड़ का नाम है, रानियागढ़ गांव और थालिया, तीनों जगह पे पहुंच के तीनों बूढ़ा पहाड़ के तीनों तरफ से चढ़ाई के जो रास्ते हैं उनको सबको अपने कब्जे में ले लिया है। और पहली बार पूरे बूढ़ा पहाड़ के इलाके में अब सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा है। इसके तहत माओवादियों का प्रभाव इस इलाके में काफी जोरों से कम हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने आसपास के इलाकों में, उसके पहले से जो ऑपरेशन डबल बुल वगैरह चला रहे थे, वो 20 दिनों का ऑपरेशन था, जिसमें 8 फरवरी से 28 फरवरी तक वो ऑपरेशन चला था। और उस ऑपरेशन में दिनेश नागेशिया एरिया कमांडर अरेस्ट किया गया था। 10 बार मुठभेड़ हुई थी हम लोगों की। 14 के करीब माओवादियों को 20 दिनों में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बलराम ओरांव, सुदर्शन भुइयां, बालक गंजू, दशरथ खिरवार ऐसे इनामी माओवादी थे। इसमें बरामदगी करीब 28 हथियारों की हुई थी, वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसेस, जिसमें एलएमजी एक मिली थी हम लोग को, जो कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट वेपन होता है। 3 इंसास उसमें रिकवरी हुई थी। एसएलआर 8 हुई थी, सेमी ऑटोमेटिक वेपन 3, और .303 राइफल 9, और 315 राइफल जो .315 जिसको बोलते हैं, पब्लिक को भी इशू होती है, वो 2, कार्बाइन 1 और पिस्टल 1, 28 हथियार, सभी स्वचालित हथियार। कारतूस करीब 2000 राउंड, 35 मैगजीन, आईईडी 16 और डेटोनेटर करीब 196। इन सारे अभियानों में पिछले 4 मई 2022 को प्रमुख माओवादी लाका पाहन मारा भी गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले ये ऑपरेशन के कुछ पहले कुछ और बड़े माओवादी मारे गए थे। बुद्धेश्वर ओरांव, सनीचर सुरीन, मांगरा लुगुन, ये सब जो माओवादी थे वो अपने ऑपरेशंस में मारे गए थे। प्रमुख गिरफ्तारियों में, जैसा कि आप जानते हैं, प्रशांत बोस, पोलिट ब्यूरो मेंबर, जो 1 करोड़ का इनामी, उनको अरेस्ट किया गया था। प्रद्युमन शर्मा 25 लाख का इनामी, जिनको अरेस्ट किया गया था। रमेश गंजू
15 लाख के इनामी, उनको अरेस्ट किया गया। नंदलाल माझी, इस तरह से लिस्ट जो है काफी लंबी है। जो मैंने नंबर बताया आपको, वो टोटल नंबर झारखंड में जो मैंने आपको बताया था उसके तहत ये फिगर्स हैं। इसके बाद झारखंड के बाद हम आपको पूरा पहाड़ की जो सक्सेस हम लोगों की रही है, उसी के साथ साथ हम लोगों ने बिहार में भी बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चलाया था, चकरबंधा। वहां पर भी फोर्सेस पहुंच नहीं पाती थी और कभी भी चकरबंधा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं कहा गया था। यह क्षेत्र औरंगाबाद और गया जिलों में अवस्थित है। इसमें कुछ पार्ट औरंगाबाद का पड़ता है, कुछ गया का पड़ता है। औरंगाबाद का ज्यादा इसमें पार्ट पड़ता है। इसमें करीब 25 मई 2022 को एक फाइनल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने करीब 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस वहां पर स्थापित किए और उन 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को अपना मुख्य स्टेपिंग पॉइंट बनाते हुए हम लोगों ने चारों तरफ से इनके ऊपर प्रहार चालू किया। जो 5 ऑपरेटिंग बेस थे उनके नाम हैं तरी, चोरमारा, लंगुराही, नागोबाल और पैसरा। इसमें 4 बार नक्सल्स के साथ हमारी मुठभेड़ हुई। 3 आईईडी उन्होंने विस्फोट किया, जिसमें हमारा, आप लोगों ने पहले भी कभी प्रेस में कवरेज किया होगा, हमारा विभोर कुमार सिंह बोल के एक हमारा असिस्टेंट कमांडेंट, जिसके दोनों पैर उसमें उड़ गए थे, यंग एसी। सीआरपीएफ में यंग ऑफिसर्स दे ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो 205 कोबरा का ऑफिसर था। अभी उसके पैरों की काफी ट्रीटमेंट हो गई है और अब वो एड के साथ चलने फिरने की कोशिश अपनी बाकायदा कर रहा है। हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब उसकी भी इस इंजरी का बहुत बड़ा पार्ट है इसको अलग करने में, जिसमें 3 कार्मिक बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। 3 शीर्ष माओवादियों ने इस ऑपरेशन के दौरान ही सरेंडर किया। उसमेमें भी करीब 27 हथियार स्वचालित, 511 विभिन्न तरह के एमुनिशन, 1540 डेटोनेटर और 2362 आईईडी भी बरामद की गई। इतनी जबरदस्त वहां की घेराबंदी रही कि संदीप यादव, जो मोइन कमांडर वहां का हुआ करता था, वो कमांडर अब पूरी तरह से मेडिकल उसको सुविधा न मिलने के चक्कर में वहां से निकल नहीं पाया एंड ही डाइड। उसके बाद उन सारे जंगलों में जाकर के हमारे लोगों ने बहुत तरह के हथियार, गोला बारूद और बहुत सारी चीजें वहां से पकड़ी, अनर्थ किया। इसके अलावा और भी बिहार में कुछ और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। पिछले साल बिहार में करीब 4 नक्सल मारे गए थे, जिनके नाम हैं अमृत सिंह भोक्ता, शिवपूजन यादव, उदय पासवान, सीता भुइया। और करीब 36 दुर्दांत माओवादियों को पकड़ा गया, जिसमें कुछ बड़े स्तर के माओवादी हैं। मिथिलेश महतो, ही इज ऑल्सो भिखारी, जिसका नाम था भिखारी। ही इज ऑल्सो 1 करोड़ इनामी, सीसीएम मेंबर। करुणा दी 25 लाख की इनामी। पिंटू राणा 15 लाख की इनामी। इस तरह से अनिल कुमार भारती, बजरी यादव वगैरह। बिहार को हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अभी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। बिहार में बहुत ही कम ये कहा जा सकता है, यथा कथा कहीं कहीं अगर उनकी प्रेजेंस हो या कुछ एक एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग के रूप में कहीं प्रेजेंस हो तो हो। इसके अलावा बिहार में बहुत बड़ी प्रेजेंस अब किसी की नहीं है। आते जाते हुए नक्सल्स कहीं अगर दिखाई पड़े तो पड़े, अदरवाइज अब ऐसी जगह बिहार में कोई नहीं है जहां फोर्सेस नहीं जा सकती। सिमिलरली झारखंड में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि फोर्सेस अब नहीं जा सकती। पूरा पहाड़ एक ऐसा इलाका था जहां नहीं जा सकता, आज उसका भी कब्जा हो गया है। इसके तहत मैं आप लोगों को अब ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के दंडकार NDK-Z, जिसमें बहुत सीरियस और कोर एरिया में जो कैंप लगाने की प्रक्रिया हम लोगों की चल रही थी, धीरे धीरे जो एरिया को हम लोग सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, उसके तहत पिछले 2 सालों में करीब 19 फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2-3 कैंप हुए हैं वो हैं एल्मागुंडा, पोटकपल्ली, मिनकापल्ली इत्यादि। इन इलाकों में आज के 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले जाना ही ऑलमोस्ट असंभव था, लेकिन अब वहां पर जाकर के सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कैंप लगा लिए हैं और ऑपरेशंस अनवरत चल रहे हैं। 2021 में करीब 5 माओवादी वहां मारे गए थे। 2022 में 7 माओवादियों को मारा गया है। इसमें भी बहुत सघन अभियान चलाए गए हैं, जिसमें सरेंडर और बहुत अधिक वहां पर माओवादी गिरफ्तार भी किए गए हैं। आत्मसमर्पण की संख्या भी काफी अधिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। करीब 27 हथियार और गोला बारूद और कारतूस वहां पर पाए गए हैं। अभी उस इलाके में अभी भी कोर एरिया कुछ ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की प्रेजेंस बिना कैंप लगाए जाना मुश्किल है। फिर भी वहां की उपलब्धियां जो हैं उसमें आईईडी करीब 63 इस साल रिकवरी हुई है। जिलेटिन स्टिक्स 342, एक्सप्लोसिव्स 20 किलो के आसपास, स्पाइक्स
जो चलने फिरने में बहुत असुविधाएं करती हैं, वो करीब 1403 रिकवरी हुई है। विभिन्न अभियानों में जो मारे गए माओवादी वहां के हैं, उनका नाम है माडवी हिडवा, मडकम जोका, रितेश पुनेम। ये सारे ही छत्तीसगढ़ के माओवादी हैं और ये इसी साल मार्च, अगस्त और इस समय के दौरान मारे गए हैं। प्रमुख गिरफ्तारियां व आत्मसमर्पण में जो बड़े नाम हैं वो हैं हेडो, जो एसीएम कटेक कल्याण एरिया कमेटी का है। जो डीकेएसजेडसी का उप प्रभारी है राजू उर्फ रोशन, वो अरेस्ट हुआ है। इसके अलावा लालू मोडियम, दूधी भीमा, इस तरह करके करीब 12 और प्रमुख आतंकवादियों ने इसी दौरान सरेंडर भी किया है। वहां की एक और खास बात रही है, जहां पर कि माओवादी जो एक बीजीएल टाइप की जो चीज, एक अभी नहीं दिखा रहे हैं, ये प्रेस में जो अपने दिखाया नहीं जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा आप दिखा सकें तो अगर दिखाइए प्लीज। तो छत्तीसगढ़ की जो अचीवमेंट रही है उसमें बहुत सारे हमने अभी उसमें लगाए थे, किसी कारण से शायद आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये चीजें ये देखिए अगर आप इनको, तो ये है जो यूबीजीएल माओवादी बना रहे हैं। ये यूबीजीएल बेसिकली जो हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेज यूज करती हैं, ये केवल छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ता है और कहीं पे ये मिलता नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने अपनी कहीं पर फैक्ट्री बना रखी है जिसमें इसको ये बनाते हैं और इस तरीके से एक वेपन, जिसको एक ये आपका जो जिस तरह से कट्टा टाइप का एक वेपन होता है, नॉट अ सोफिस्टिकेटेड वेपन, उसको बना करके और इस पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप पे हमला करते हैं। इस तरह से भी इन लोगों ने करीब 28 बार हमला किया है हम लोगों के ऊपर। आप इसको इसमें देख सकते हैं, इसमें जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं उसमें ये जो यूबीजीएल है, ये एक ऐसी प्रक्रिया और ऐसी चीज है जो ये जिसको उसमें लगा करके, बैरल में लगा करके, और इसको फायर जब करते हैं तो करीब 100 से 200 मीटर दूर जाके गिरता है और वहां पर जब फटता है तो उसकी मारक क्षमता करीब 10 मीटर 20 मीटर की होती है। तो ये कोशिश वो अपना बना करके, तैयार करके एक करने की कोशिश ये करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इस तरह के स्पाइक्स होती हैं जिनको मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता था, इसीलिए मैंने बोला। ये स्पाइक्स हैं जिनको वो गड्ढे बना करके और उसके ऊपर घास फूस रख के इसको रख देते हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्स जब उधर से गुजरते हैं तो उनके जूतों में, पैरों में ये सब घुस जाता है और प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे उनको पता चल जाता है और नक्सल जो है फिर अपनी हमारी पहुंच को डिले कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको भागने में सफलता मिलती है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आगे कुछ दिनों में हम लोग उसको भी जैसे झारखंड और बिहार की जो अवस्था कर पाए हैं, वो शायद उसको भी हम लोग जल्दी ही उसको कर पाएंगे। और अभी समय आ रहा है जब अब पानी वगैरह कम हो गया है तो डेफिनेटली हम लोग उसको और आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक ऑपरेशन के दौरान 20 जून 22 को 3 माओवादियों को एक एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है। उनके नाम है नागेश, मनोज और रामे। उनके पास से एक AK-47 और 1.303, 1.315 और एक रिवाल्वर, इसकी रिकवरी उनके पास से हुई है। तो ये इस आसपास के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसके बारे में पिछले 4-5 महीनों में करीब अप्रैल 2022 के बाद से जो ऑपरेशंस हुए हैं उनका डिटेल और कुछ बैकग्राउंड देते हुए मैंने आपको बताया। आप सभी जैसा जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा करके ये जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की जितनी आवश्यकता हो उतनी बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण की संसाधन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो मैक का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग इस प्रक्रिया को, पूरी चीजों को साझा करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, NIA द्वारा इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करके इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ा जाए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता और मदद दी गई है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित की जा रही सभी जो योजनाएं अभी थोड़े दिनों में जो समाप्त होने वाली थी, उन सबको अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी बनाते हुए 2025-26 तक के लिए इनका विस्तारण कर दिया है, जिससे ये सुविधा 2025-26 तक मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि उसके पहले ही शायद बहुत बड़े बड़े इलाकों से, जहां पर अभी फोर्सेस की पहुंच नहीं है, नक्सलवाद से हम देश को मुक्ति दिलाने में
कारगर उपाय कर सकेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपको बधाई जिस तरीके से झारखंड में पूरा ऑपरेशन को किया गया। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जिस तरीके से हमने कई ऑपरेशन में देखा कि छत्तीसगढ़ या कई स्टेट्स में नाइट लैंडिंग वाले जो वहाँ हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर रात में कभी जरूरत पड़ती है तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाते, उसके लिए क्या किया जा रहा है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब एक स्टेट में जब आप ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं तो कई बार नक्सली दूसरी स्टेट में जा करके अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट किया जाए सारे स्टेट के साथ, एक साथ ऑपरेशन किया जाए, इसको लेकर के कोई कामयाबी मिली है? पहला प्रश्न आपका है कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के संबंध में अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग जितने बनाते हैं ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए व्यवस्था, उसमें ज्यादातर में जो क्रिटिकल जगह हैं, जैसे क्योंकि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की असुविधा नहीं होती है, वो जमीन पर जो जहां पर लैंडिंग का उनका जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो लैंडिंग हेलीपैड बनाया जाता है, उसमें कुछ सरंजाम लगाने होते हैं जिसकी वजह से कि उनको नाइट लैंडिंग में सुविधा होती है। तो पिछले छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों पर ये चीजें कंप्लीटेड हैं। केवल 12 या 13 जगहों की रिक्वायरमेंट और अधिक थी, उसको चिन्हित कर लिया गया है और कुछ सरंजाम हम लोगों ने खरीद के दिए हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से बात करके स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 13 तरह की विभिन्न चीजें उसमें लगती हैं, कुछ लाइट्स होती हैं और कुछ अलग तरीके की उसमें सुविधाएं होती हैं जो उस हेलीपैड के पूरे एरिया में लगा देने से वो लग जाती हैं। तो इसको हम लोगों ने कर लिया है, करीब 13 जगहों पर बाकी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और ऐसी कहीं भी असुविधा इस तरह की नहीं आएगी, इवैक्यूएशन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए, और अगर आती भी है तो उसके लिए वो तुरंत भी ले जाकर के लगा करके उस काम को कर लिया जाता है। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ही इनको पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी चीज आपने क्या पूछा था? एक स्टेट में ऑपरेशन होता है तो नक्सली दूसरे स्टेट में ऑपरेशन होता है, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि झारखंड और बिहार के लोग तो वो हिंदी भाषी होने की वजह से उड़ीसा और इन जगहों की तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या जो उधर के इलाके हैं, क्या बोलते हैं आपको, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। बट तेलुगु भाषी होने की वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसमें लोग मूव करते रहते हैं। ऑपरेशन की वजह से मूव करते हो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी हम लोगों को सूचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन यस, जहां जो हैं, जिस इलाके में हैं, उन इलाकों में ही वो रहते हैं और उसी इलाकों में अपनी जगहों को इधर से उधर बदलते रहते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 3 जवानों की शहादत भी हुई थी। वो इलाके ऐसे इलाके ही पकड़ते हैं, इसलिए आप देखिएगा नक्सलवाद की जो ज्यादातर कमेटियां हैं, वो सब कमेटियां सब होती हैं उनकी रीजनल कमेटीज, या जैसे बिहार PBS PJC टाइप का बोलते हैं, जैसे पूर्वोत्तर बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड, मतलब 2 स्टेट के जहां बॉर्डर्स होते हैं उस तरह की अपनी एक कमेटी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी असुविधा नहीं है, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है और इसी वजह से CRPF के रहने से और असुविधा नहीं होती, क्योंकि स्टेट के अपने अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो CRPF इस तरफ भी है, CRPF उस तरफ भी है, तो जब जरूरत होती है तो हम लोग उनसे VC करके और ऑपरेशंस को साथ में चलाते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हम लोग करते हैं। 256 कुलदीप सिंह जी, जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ पर आपकी जो सफलता मिली, अब क्या जो गुरिल्ला मिलिशिया है, अब उनकी जो कि आप कर रहे हैं कि आप बिहार से करीब करीब मुक्त हो गया नक्सली, तो अब इनकी संख्या क्या है? और हिडमा जैसे जो कि आपके लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है, उसकी क्या है? और टॉप कमांडर आपके हिट लिस्ट में कौन? नहीं, इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह से नहीं काम करती हैं कि अभी ये नंबर 1 है, अभी ये नंबर 2 है, इस तरह से नहीं करते। वो अपने में वो बनाए रहते हैं कि हाँ वो नंबर 1 है, नंबर 2 है। हम लोग सभी के विरुद्ध ऑपरेशन चलाते हैं। जैसे बंगाल में आपको याद होगा किशन जी, नंबर 1 नंबर 2 करके नहीं हो रहा था वो ऑपरेशन चल रहा था और घटनाक्रम में किशन जी सामने पड़ गया और मारा गया। तो अभी हिडमा का आतंक DK, ZC, बोटेटोंग और उस इलाके में, कोर एरिया में वहां पर है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से एरिया सॉफ्टन हो रहा है और जिस तरह से कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं,
आज 2-3 साल पहले आप मिनपा में, 2-3 साल पहले आप एल्मागुंडा में, 2-3 साल पहले आप पोटकपल्ली में, मोकुर में, सिलगेर में आप सोच नहीं सकते थे कि कैंप लग सकता था। अभी वो कैंप वहां पर लग गए हैं, तो एरिया धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बातों बातों में बताया भी था शुरुआत में ही कि चकरबंधा में जिस वक्त इधर पुलवामा हुआ था, उसी के एक दिन पहले ऑपरेशन हम लोगों का चल रहा था। पुलवामा 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी, और उसी दिन हमारा एक सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई थी वहां चकरबंधा में उस साल। तो उस वक्त हम वहां नहीं जा पाते थे, लेकिन धीरे धीरे एरिया सॉफ्टन होते होते बार बार ऑपरेशन करते करते और आसपास के इलाकों से जहां से उनको सरंजाम मिलते हैं, जहां से लॉजिस्टिक्स मिलते हैं, उनको सबको सॉफ्टन करते करते हम लोग चकरबंधा को क्लियर कर पाए। इसी तरह से बूरा पहाड़ में मैंने आपको पहले बताया कि कई जगहों पर हम लोगों ने कोशिश की, कई बार कोशिश की, 40-40 दिनों के ऑपरेशन चलाए, नहीं हो पाया। लेकिन इस बार और ऑपरेशन आसपास बुलबुल वगैरह चला करके जहां से उनके लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स और लोग आया करते थे उसको सॉफ्टन कर लिया काफी। उसके बाद जब लगा कि नहीं, अब ये सब तरफ से स्ट्रिंग्स कट गई हैं, और इसके बाद जब हम लोग को ह्यूमन इंट में भी अच्छा सोर्स मिल गया, तो उसके बाद हम लोग चढ़ के भी गए। किसी तरीके की आईडी वगैरह के चक्कर में भी असुविधा नहीं हुई हम लोगों को, और उसको हम लोग ऑक्युपाई कर पाए। इसी तरह से वो एरिया भी सॉफ्टन हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी जिस तरीके से इन दोनों को मैंने देखा, उसी तरीके से अब वो एरिया भी अगले आने वाले ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 1 साल में मुझे आशा है कि वो कंट्रोल में आ जाना चाहिए। 176. Sir, Arunima from CNN News 18. Sir, Basavanna Raju, we thought was heading CPI Maoist, and in the past, CRPF has said that surrendering of top Maoist leader as well as death of top Maoist commanders during COVID has also struck a body blow to them. So, are you focusing your anti-Naxal operations on also getting to Basavanna Raju and thereby giving them a major blow? Do we know where Raju is? No doubt, Basav Raju is heading the organization, no doubt about it. And if we get him, जैसे चेस में नहीं बोलते हैं, if you get the king, then things are over. So there's definitely he is the number one target, no doubt about that. But getting him and doing operation against him is more of intellectual or intelligence work rather than the security forces operations. Security forces operations, you see, you may be aware of the structure of Maoists and all. It is the militant and military trained formations which fight with the security forces and occupy the area. Generally, all others, they create their hideouts and they keep on running these kind of, like Prashant Bose got arrested, like Kanchanda got arrested, like this Bhikhari Mithlesh got arrested. They were arrested without any arms. They were sitting in some area where people don't know. Kanchan was arrested from Assam. He went there for getting Maoist activities revived in that area. So Basav Raju may also be roaming around unknown, people may not be knowing about him, and one day you will suddenly come to know that like Prashant Bose, he is also arrested. So definitely security forces as well as intelligence agencies are after him, and we can't say that kab milega, kab nahi milega, but he is number one target, no doubt about it. What was the second part of the question? So do you believe that, if you get him, it will be your body blow to the Naxal forces, or because Hidma is second in command and he's ready to take over? It is not the question of belief. If you get the head, then whole body is gone. So I don't not only believe, I am of a firm belief that if the king is caught, then army can't fight. 52. सर, मैं जितेंद्र सिंह हूँ आज तक से। कुछ ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सली रिक्रूट कर रहे हैं युवाओं को। उसके लिए किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है? साथ ही नक्सलियों के पास ड्रोन और विदेशी हथियार, हैंड ग्रेनेड जैसे चीजें मिल रही हैं, उसके लिए किस तरीके से आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सुन नहीं पाया सर। पहला थोड़ा सवाल भ्रमित हो गया, कुछ और देख रहा था। हाँ। पहला सवाल ये कि नक्सलियों की तरफ से युवाओं को रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। आप बोल रहे थे यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे लोग रिक्रूट हो रहे हैं। जी। और दूसरा ये है कि नक्सलियों के पास ड्रोन्स
जैसे हथियार और इसके अलावा उनके पास हैंड ग्रेनेड, चाइनीज हैंड ग्रेनेड, ये सब मिले हैं, तो कहाँ से आता है, फंडिंग कैसे हो रही, क्या है? झारखंड में हमारी सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण उनकी फंडिंग को रोकना भी है। जिन जगहों से जिस तरह की माइनिंग ऑपरेशंस और बाकी जगहों से ये लोग सारे के सारे अपनी फंडिंग किया करते थे, हमने उन पे भी नकेल कसी है और लोकल पुलिस के साथ और बाकी सबके साथ मिल करके इनकी फंडिंग पर काफी प्रेशर हुआ है। इनके हथियार बारूद कहां से आते हैं उस पर भी हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हम लोगों की नजर रहती है, कोशिश करते रहते हैं, जब भी कभी वो मौका मिलता है उस पर आघात किया जाता है। फिर बाकी जो इनके जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होते हैं उस लॉजिकल सपोर्ट की भी हम लोग नजर रखते हैं कि इनके पास खाना पीना बाकी सब चीजें कहां जाती हैं उसका भी नजर रखते हैं। रिक्रूटमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट हमेशा एक क्या बोलना चाहिए, एक संदेह के तौर पे हमेशा कहा जाता है कि डीकेएसजेडसी में शायद कुछ लोग का रिक्रूट हो रहा है, कुछ लोग का उड़ीसा में रिक्रूट हो रहा है, बस उसकी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आती है। ऑथेंटिक खबर तभी आती है जब कोई आगे रिपोर्ट करता है कि हमारा बच्चा इस जगह गया हुआ था या कहीं पर गया हुआ था, किसी माओवादी ने हमारे इसको पकड़ा है या उनको आने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि वहां पर रिक्रूट हो रहे हैं, ये भी ऐसा भी मेरी नजर में कुछ ऐसी बात आई नहीं है। लेकिन अगर रिक्रूट होते हैं और रिक्रूट होने के बाद किसी तरह की इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, जो आजकल तो ह्यूमन इंट हम लोगों को मिलने लगा है, तो ह्यूमन इंट के तहत ऑपरेशन करके हम उन लोगों को पकड़ेंगे या जो भी उनका लॉजिकल कंक्लूजन लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से होगा उसमें वो पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहां पर रिक्रूटमेंट बढ़ा हुआ है। हेलो सर जी। अभी आपने सर जिक्र किया था विभोर कुमार सिंह का सर जी। तो उनका भी उस ऑपरेशन में काफी अहम रोल रहा है सर जी। तो क्या सीआरपीएफ की तरफ से उनको कोई इस चीज के लिए कोई मेडल या कोई सम्मान स्वरूप कुछ देने का प्रयास किया जा रहा है सर? ऐसा है कि इस तरह के ऑपरेशंस और इस तरह के ऑपरेशंस में हम लोगों के जैसा मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ इज अ फोर्स विच यंग ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोबरा में सारे डीसीज और एसीज हमेशा आगे चल के फोर्स को अपने साथ ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर जगह पर जो यंग ऑफिसर्स हैं कमांडेंट लेवल तक के, इवन नंबर ऑफ टाइम्स डीआईजीज, दे लीड द ऑपरेशंस और दे गो। और कुछ ऑपरेशंस में इवन हम भी एज एडीजी और आईजी के तहत भी हम लोग भी ऑपरेशंस में जाया करते थे। तो ऑपरेशंस में जाने पर इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। कभी कभी डेफिनेटली बहुत सीनियर ऑफिसर्स, आपने सुना होगा एक हमारे एसी महाराष्ट्र के वो एसी थे पुणे में जिनका वो बस्ट बनाया गया है, वो नाम याद है, वो आईईडी ब्लास्ट में ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ, नितिन भालेराव, ही लॉस्ट हिज लाइफ। ऐसे ही विकास बोल करके एक डीसी डिप्टी कमांडेंट हमारा, एक इसी तरह की आईईडी ब्लास्ट में ही लॉस्ट हिज लाइफ इन पलोदी। यहां पर भी उसी तरह का ब्लास्ट हुआ है, इंजरी हुई है। ही विल बी लुक्ड आफ्टर फॉर एवरीथिंग। मेडल कोई इस तरह का नहीं होता। अगर उसमें गैलेंट एक्शन कहीं आपका होता है किसी तरीके का, देन यू गेट मेडल। आपके एक्शन पर होता है मेडल, आपकी इंजरी पर मेडल नहीं होता है। आपने कोई अच्छा काम किया है जो बहुत एक ऐसी चीज है, केवल इंजरी आपको हुई है किसी कारण से, उसमें तो डेथ भी होती है, तो डेथ में तो और ज्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मेडल का प्रोविजन नहीं है। अगर गैलेंट एक्शन है डेफिनेटली मिलेगा उसमें। Sir, this is Vijayta Singh from The Hindu. My question would be on the role of women Maoist cadres in, like, you mentioned number of surrenders and arrests and the number of Maoists also killed. So what is the number of women component in this? Because I believe a lot of women were also joining the Maoist ranks. Yes. Maoists? Yes. विमेन कंपोनेंट आई कैन गिव यू सेपरेटली, बट आई थिंक इसमें जितना मुझे बताना था मैंने आपको जो थे वो नाम कुछ एग्जैक्ट कंपोनेंट अभी मैं पूरा आपको काउंट करके बताना पड़ेगा। सीआरपीएफ की बात नहीं कर रही हूँ सर, माओइस्ट की बात कर रही हूँ। माओइस्ट की ना? हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ मैं भी। अब इसमें जितने मेरे पास नाम हैं, इसमें महिला का नाम तो झारखंड वाले में नहीं है। अब जितने हमारे पास नाम हैं, लेकिन इसका मतलब सारे नाम नहीं है मेरे पास। और बिहार में भी सीता भुइया है एक सब जोनल कमांडर, शी वाज किल्ड इन बिहार। देन करुणा दी का नाम मैंने लिया था, 25 लाख की रिवार्डी।
शी इज दिस थिंग अरेस्टेड बिहार में। शीला, हाँ बता दो, बोलो। हाँ, शीला मरांडी, प्रशांत बोस की वाइफ, शी वॉज अरेस्टेड। देन माडवी हिडमा, ये व्हाट इज मेल फीमेल, आई डोंट नो, मेल। अच्छा, देन सुनीता करत, आई थिंक शी शुड बी फीमेल। ये वहां का थोड़ा ये मुश्किल भी होता है, नाम देख के यू कांट से, कुछ नामों में देयर इज कंफ्यूजन, आई डोंट नो। सो परसेंटेज वाइज आई कांट से एग्जैक्टली क्या है, बट यस देयर आर फीमेल कंपोनेंट ऑल्सो इन माओइस्ट। नहीं सर, रिक्रूटमेंट में हमने सुना था कि मोर विमेन आर ज्वाइनिंग। ऐसी कोई स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, आपने पूछा तो मैंने बताने की कोशिश की। ऐसी हमारे पास कोई स्टडी नहीं है कि महिला कंपोनेंट कितना है और कितना कम है, कितना ज्यादा है। सर, नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज से हूं सर। सर, आपने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ में जो यूबीजीएल की फैक्ट्री तक लगा रखी है नक्सलियों ने, कुछ पकड़े भी गए हैं, तो सर क्या, और छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कितने बड़े अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हाल के दिनों में हुए भी हैं, तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी ये निर्णायक लड़ाई है? बिल्कुल, यही मैं बार बार बोल रहा हूं। इस साल टीसीओसी में कोई भी मौका उनको, हम लोगों ने ऑपरेशंस किए लेकिन कोई भी मौका उनको नहीं मिला है। बहुत सालों के बाद पहली बार शायद ये हुआ है कि इस साल कोई भी हमारी शहादत नहीं है ऑपरेशंस के दौरान। तो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और शहादत नहीं है का मतलब है कि एरिया सॉफन हुआ है, अब उनकी मारक क्षमता कम हो रही है। पिछले बार तक टिकलेगुड़ा में इंसिडेंट हुई थी, इस साल नहीं है। इस साल नहीं है का मतलब कि उनकी कहीं ना कहीं उनके आक्रामक स्वरूप में कमी आई है, और उसी के तहत मैं बोल रहा हूं कि अब धीरे धीरे जो एरिया सॉफन हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग उनका सिक्योरिटी वैक्यूम कम करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो आएंगे ही। जैसे यही बात हमसे 2 साल बाद पहले पूछते आप तो बुरा पहाड़ और चक्रबंधा के बारे में नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं उसी की एनालॉजी से बोल रहा हूं कि अगले 1 साल में ये इलाका जो है वो शायद क्लियर हो जाएगा। सर, मैं प्रशांत हूं सर, न्यूज 24 से। जी सर, आपने कुछ अपनी अचीवमेंट बताई, आगे के अपनी कुछ चुनौतियां भी बताई। पूरे ऑपरेशन में नक्सल्स में अब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो भी अटैक करते हैं, पहले से बहुत ज्यादा रिफाइंड हो चुके हैं। कोई फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन हैंड्स आपको अब तक मिला है? कोई ऐसे इनपुट्स जहाँ की फॉरेन हैंड्स सपोर्ट कर रहे हैं जिस पे आपको आगे काम करना है? कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज को में कम से कम सीआरपीएफ के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई जानकारी हो तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। Sir, what would be the number of states which are still, partially or otherwise, are still influenced by left-wing extremism, affected by left-wing extremism? And what are the states which you can categorically say are now free from, left-wing extremism? Like you see, I told you there are total number of 25 districts now. Total number of 25 districts which are violence prone and affected badly. These 25 are spread. Jharkhand is one. Bihar also, we are saying that it is clear, but still it is one district at least is SRE district. And even for some purposes, Chhattisgarh is of course there. Telangana and Andhra is of course there. Then Maharashtra and MP is of course there. Some parts are affected. Areas are shrinking, but some parts are affected. But they are all around DKSZC, the hub center being the main Chhattisgarh. Odisha is there. Odisha is still affected, yes. Sir, 25 are mostly affected. Let's say over the last 2 or 3 years, how many districts have been completely cleared of? No, I think I told you, so this completely affected का figure मैंने आपको बताया था. 2015 में it was 35, 2018 में it became 30, and 2021 में it became 25. नहीं, वो फिगर थी 2010 की फिगर जो मैंने आपको दी थी। ये मैं बोल रहा हूं आपको मोस्टली अफेक्टेड, जिसमें 90% से ज्यादा वायलेंस
नक्सल की है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या ये है जो मैंने 30, 35 और 25 आपको बताई। इसके पहले मैंने आपको बताया था वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट 2010 में 96 थे। वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट वो 90% वाली वायलेंस से कम वाली वायलेंस भी नक्सल की है तो वो भी वायलेंस प्रोन ही हुआ। अगर एक भी इंसिडेंट नक्सल की हो रही है किसी भी जिले में तो वायलेंस प्रोन तो वो हुआ ही। तो वो आज 39 है, जिसमें से 25 मोस्ट अफेक्टेड है। Sir, two questions largely. One is when you the area Chakrabanda. कौन बोल रहे हैं? Sir, here. हाँ जी बताइए। Neelab sir. Sir, Chakrabanda and the Bura Pahad area in Jharkhand. In दोनों का what is the geographical expanse, sir, as to how many square kilometers have you cleared of the Naxals? Also, what has been the casualty, fatal and non-fatal, on the security forces side during these operations? And also, sir, now the LWE approach is basically that you do operations and then usher in the development works. So have you asked both the states, Jharkhand and Bihar, that now that we have cleared the area, you can start development work here? Is there a response from the state government on that? I will answer last first. That developmental aspect in Bura Pahad as well as Chakarbandha area has started in a big way. Road construction is going on in a very, very fast manner. And the district magistrates as well as SPs of the districts have visited those areas number of times. Even SP and DM of the districts in which Bura Pahad falls, they went and stayed, SP stayed for continuously 7 days along with our senior commanders. District magistrate also visited twice, and they have constructed road. They are trying to construct road up to a sizable point from where the vehicles can go. So far as the Chakarbandha is concerned, the road construction has taken up in a big way, and our camps are still there, all those 5 FOBs, forwarding operating bases, which we said, and will continue to remain there till all kinds of these activities start, so that there is no chance of their coming back again. Now you see the road construction as well as the telephony. You know, even in Chhattisgarh, the cell phone connections, as soon as the cell phone connections reach and people have access to outside world, also if the people have their transportation system and they can sell their products outside, largely the thinking for going towards Maoism generally goes. So this activity, even in Elmagonda and Potakpalli, जियो का टावर ऑलरेडी आ गया है, फाइबर ऑप्टिक्स कर रहे हैं वो लोग, एंड डेटा ट्रांसफर कैन ऑल्सो नाउ टेक प्लेस फ्रॉम देयर. सो दैट इज हाउ आई एम सेइंग दैट छत्तीसगढ़ का भी जो है अब सिचुएशन जल्दी से इंप्रूव होगा. Geographical expanse, Chakarbandha का geographical expanse is about 8 kilometer by 7 kilometer. And इसका जो है बुरा पहाड़ का geographical it's a hilly kind of a terrain. You can't say so pyramidal हो जाता है तो उसका area exact बताना मुश्किल है. But 4 kilometer by 3 kilometer top you can consider. और नीचे की तरफ जैसे जैसे आप आते जाते हैं, it becomes slightly much bigger expanse, maybe that 15 kilometer by 20 kilometer. But वो ऊपर वाला जो 4 kilometer by 3 kilometer था, वही हम लोग नहीं पहुंच पाते थे. This is the last question. जी? Casualty on SF part in this, no. In this operations, no, nil. सर मैं राहुल हूँ न्यूज़ नेशन से. सर मेरा सवाल ये है कि जितने हथियार सीआरपीएफ ने अभी तक बरामद किए हैं, क्या उनमें से कोई फॉरेन मेड है, क्या विदेशों में बना हुआ, चाइना, पाकिस्तान या कहीं भी? ज्यादातर हथियार जो है वो हम ही लोगों से छीने हुए हथियार हैं या कंट्री मेड हैं. ज्यादातर हथियार जो हैं उसमें एक मिलती है .6006 यूएस कार्बाइन या यूएस मेड एक राइफल जो हमारी नहीं है. .3006 एक ये मिलती है झारखंड में जो हमारी नहीं है. बाकी जितने हथियार मिलते हैं जनरली हमारे हैं. हाँ हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब बताओ. दिस मे बी द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. प्रसार भारती. Namaste, sir. I'm Anuradha from Prasar Bharati. First of all, congratulations on this feat. Thank you. Second, sir, अभी सर का ही क्वेश्चन था कि अबाउट वेपन्स दैट दे मेकिंग. चक्रबंधा में और झारखंड में हमने देखा उन्होंने कैसे वेपन्स बनाए जो 10 मीटर्स तक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं. फॉर दिस दे मस्ट बी गेटिंग इक्विपमेंट्स फ्रॉम नियर बाय एरियाज. इसका लॉजिस्टिक को कट करने का क्या प्रोसेस है? बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक होगा एंड बी नीड्स सुपरविजन कि दे डोंट गेट सच इक्विपमेंट टू क्रिएट सच वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन.
I agree with you that the logistical support is from nearby areas definitely, not only for making of these weapons, even for their survival. और इतनी जब स्टील एज वेल एज जो ये एक्सप्लोसिव्स हैं ये ले जाते होंगे डेफिनेटली, उसके लिए हम लोग सरप्राइज चेक्स बीच बीच में करते रहते हैं, और सरप्राइज चेक्स के दौरान कभी कभी हमारे हाथ चीजें भी लग जाती हैं। बट यू सी वहां गांव भी हैं और वहां पर गवर्नमेंट की चीजों की भी सप्लाई होती रहती है। जिलेटिन स्टिक्स वगैरह भी कभी कभी ऑथराइज्ड रूप में भी जाती है, उसका मिसयूज होता है। तो किसी चीज के साथ मिक्स करके ले जाने की प्रक्रिया में वो ले जाते हैं चीजों को, ओपनली नहीं ले जाते हैं। बेस्ट उसमें तभी होता है जब हमारी कोई सोर्स डेवलप हो जाए और कोई ना कोई उसमें हम लोगों को खबर कोई कर सके, तभी वो पकड़ में आता है। जनरली सरप्राइज चेकिंग में भी बहुत कम पकड़ में आता है। जब सोर्स मिल जाता है, जहां से खरीद रहे हैं वहीं से कुछ पता चल जाता है कि इधर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, देन इन दैट केस वी टेंड टू अरेस्ट देम। जी, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही बेस्ट काम होता है हमेशा। टेक्निकल इनपुट विल कैरी यू अप टू अ प्लेस, बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन एनीथिंग हैज टू बी ह्यूमन। जी, drone mapping, I have not thought about it. We will definitely think if it helps us. So एक है 52 के उठाए हुए हैं, सुन लीजिए क्या बोलना चाहते हैं, बता दें सर। दिस इज द लास्ट नाउ सर, प्लीज। राइट, थैंक यू सर। सर, छत्तीसगढ़ में जो कोर नक्सल एरियाज हैं उसमें काफी दिनों से आप रोड जो स्ट्रेटेजिक रोड है वो बन रही है, नक्सली बनने नहीं देते, उसकी क्या प्रगति है सर? कितने किलोमीटर अभी और सड़कें बची हैं? रोड की काफी अच्छी प्रगति है, बट विकास के बारे में मेरे पास पूरे डेटा नहीं रहते हैं। रोड की भी काफी अच्छी प्रगति है। अच्छी प्रगति मैं इस संदर्भ में बोलूंगा आपको कि उन सब इलाकों में जाना इटसेल्फ इज बहुत डिफिकल्ट। मैंने अपना जो सामान ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको भी बहुत तरह की लेवी और बहुत तरह की प्रॉब्लम से गुजर के तब जाकर के वो इसको कर पाते हैं। तो इसलिए रोड की कंस्ट्रक्शन भी उन सब इलाकों में जहां कैंप बन गए हैं वहां डेफिनेटली उनके पीछे की तरफ अब रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो वो भी बहुत पिकअप करेगा। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने दिखाए हैं आपको, ये सारी चीजें और फिगर्स ये पीआईबी की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगी और इंडिविजुअली भी सबको भेजी जाएंगी। अगर आपको इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, तो हमारे जो मीडिया सेल के लोग हैं और पीआईबी के लोग हैं वो आपको मुहैया कराएंगे। कुछ बोला आपने? प्रिंस जी कौन है भाई? अच्छा, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।